कक्षा 11 का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जो आईसीएसई, सीबीएसई और एनसीईआरटी सभी प्रकार के स्टूडेंटों के लिए रहेगा। और ये ना कि केवल आईसीएसई लेवल के लिए, बल्कि आप कह सकते हो कि आप जितने भी कंपटीशन के एग्जाम करेंगे उसके लिए भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये वाला। तो आज से हम लोग जीओसी स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हम लोग जो मतलब क्लास 12 की सीरीज को स्टार्ट किए थे, जहाँ पे हाइलो एल्केन हाइलो एरीन वाला टॉपिक चल रहा था, वो भी उधर कंटिन्यू होगा। और आज से हम लोग 11th क्लास में जो बच्चों को कह सकते हो ये पहली श्रेणी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी इसको कहते हैं, उसको स्टार्ट करेंगे। और इसके अंदर बहुत डिटेल सारे टॉपिक की चर्चा की जाएगी, कितने प्रकार के रिएक्शन होते हैं, कौन कौन से इफेक्ट होते हैं जो रिएक्शन को कह सकते हो इफेक्ट करते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कि जीओसी का मतलब क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, कौन कौन से टॉपिक जीओसी में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, इतना क्लियर है। चलो देखते हैं आज हम लोग। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो स्टार्ट करेंगे बेटा समझिएगा, क्लास 11th का टॉपिक है ये। और क्लास 11th में हम लोग, चूंकि हम लोग जानते हैं भाई आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इस समय आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री को आगे कल चल के क्या किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जो बच्चे इस बार नए 11th में आए हैं ये उनके लिए है। एक्चुअली आगे चलकर केमिस्ट्री को डिवाइड कर दिया गया है कि आप पढ़ोगे क्या, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे, आप क्या पढ़ोगे बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे। उसके बाद आप पढ़ोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे। ये 11th की बात कर रहे हैं बेटा। और सबसे लास्ट में जो आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे आप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सबसे लास्ट में आपके पास होगा। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल 3 टॉपिक रहेंगे। तो होता क्या है कि अगर आपको देखो, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना है या फिर पढ़ना है अच्छे से, ठीक है ना, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना है तो उसके लिए आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कुछ चीजें आनी चाहिए। पहला नॉमेनक्लेचर इनके कंपाउंड्स के, ठीक। दूसरा जीओसी आना चाहिए, ठीक है। साथ में आपको केमिकल बॉन्डिंग का भी आइडिया होना चाहिए कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, कैसे होता है। और मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ हम लोग क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को स्टार्टिंग में पढ़ा देते हैं। हम लोग आज जीओसी स्टार्ट करेंगे, जो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में रहेगा। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में क्या होता है, कार्बन्स, चूंकि हम लोग जानते हैं भैया हाई स्कूल में हम लोगों को बता दिया गया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। बताओ बेटा क्या होता है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है ये क्या होता है, ये केमिस्ट्री ऑफ कार्बन ही तो होता है। क्या होता है ये, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, ये कार्बन की केमिस्ट्री होती है। तो इस चैप्टर में हम लोग केवल और केवल कार्बन की स्टडी करेंगे। और हम लोग जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या, हाइड्रोकार्बन। मतलब इसमें हम लोग जनरली हाइड्रोजन प्लस कार्बन के ही कंपाउंड पढ़ेंगे। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। उनकी स्टडी करेंगे, उनके अंदर क्या क्या चेंज आता है, कैसे कैसे चेंज आता है, कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, काम करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग कर रहे हैं, कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे आपको कि जीओसी में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं उसको बताएंगे। फिर आगे वीडियो लगातार आती रहेंगे इस टॉपिक के ऊपर, और धीरे धीरे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते चलेंगे। यहाँ तक क्लियर है। चलिए देखते हैं। तो जो जीओसी होता है, उस जीओसी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई नाम ही से पता चल रहा है कि हमको कुछ जर्नली चीज़ें पढ़नी हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है ना, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जब हम लोग जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, ऑर्गेनिक के कुछ कंपाउंड्स पढ़ लेंगे। अच्छा एक बात और, नॉमेनक्लेचर भी अहम रोल निभाता है यहाँ पे, क्योंकि आप भाई नाम नहीं जानोगे तो कैसे काम चलेगा, है कि नहीं। तो हम लोग नॉमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे, जीओसी में कुछ इफेक्ट भी पढ़ेंगे, है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते चलते हैं, आज पढ़ते जाएंगे हम लोग। धीरे धीरे इसका लेक्चर आएगा और हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, ठीक। अब जो बच्चा यूपी बोर्ड का है, यूपी बोर्ड के बच्चे के लिए क्या कहते हैं, जो आपके कक्षा 11 की जो रसायन विज्ञान की
आपकी कक्षा 11 की जो रसायन विज्ञान है उसको भौतिक रसायन, मैं सबका यहाँ पे नाम नहीं लिख रहा हूँ हिंदी में, मैं सबका बोल दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, इसको कहते हैं भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री को भौतिक रसायन, इसको अकार्बनिक रसायन, इसको कार्बनिक रसायन। क्या बेटा, कार्बनिक रसायन। यहाँ पे आप नामांकरण पढ़ेंगे। जो आप कार्बनिक रसायन होता है वहाँ पे आप क्या करोगे, नामांकरण पढ़ोगे। आप वहाँ पे सामान्य कार्बनिक रसायन का एक टॉपिक होगा जिसको GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। वहाँ पे आप क्या सामान्य कार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ोगे। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं और मैक्सिमम जानते हो हमारे यहाँ पे कमी क्या है, हम लोग मतलब जो कह सकते हो आने वाली जो जनरेशन है वो लोग कंपटीशन को नहीं निकाल पाते, बच्चे बाहर भागते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, हम लोगों को बेसिक चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें बच्चे नहीं जान पाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, मतलब जो बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, वो लोग जल्दी कंपटीशन को नहीं क्वालिफाई करते हैं। अगर हम लोग बात करें ICSE के, CBSE के, तो वहाँ के अगर जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, जिन लोगों ने सही समय पे सही अच्छे से अच्छे ढंग से पढ़ाई कर लिया। अब भाई हम लोगों की, जो मैं भी यूपी बोर्ड का पढ़ा हुआ हूँ, तो होता क्या है कि भाई यूपी बोर्ड में बच्चों के अंदर ये होता है कि फर्स्ट ईयर इज़ द रेस्ट ईयर। वो फर्स्ट ईयर में क्या करते हैं, रेस्ट ही करते हैं। रेस्ट करने की वजह से ही वो फर्स्ट ईयर उनका ख़राब हो जाता है। और सबसे देखो एक बात और आपको बताएं बेटा, फर्स्ट ईयर में चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फर्स्ट ईयर में आपको हर सब्जेक्ट सिखाया जाता है और सेकेंड ईयर में उसको अप्लाई कराया जाता है। ध्यान देना मेरी बातों को कि फर्स्ट ईयर में आपको वो सब्जेक्ट सिखाया जाता है और सेकेंड ईयर में उसको अप्लाई कराया जाता है कि जो आपने सीखा उसको आप अप्लाई करिए। और बच्चे यही गलती करते हैं, वो फर्स्ट ईयर में उसको इग्नोर कर देते हैं, सेकेंड ईयर में परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से बस वो केवल पढ़ने लायक, या फिर कह सकते हो किसी जो अपना बोर्ड का एग्ज़ाम है उसको केवल पास करने लायक ही मेहनत करते हैं और वो केवल पास कर लेते हैं। उसके आगे उनकी लाइफ ख़राब हो जाती है। उसके बाद कहीं इधर तैयारी के लिए भागते हैं कि जाओ वहाँ पे तैयारी करो, यहाँ पे तैयारी करो, कोटा में जाओ, यहाँ पे वो जाओ। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, जाओ वहाँ पे तैयारी करो, पर फर्स्ट ईयर में आपको भी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आप। तो नॉमेनक्लेचर होगा, हमको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो क्या होती है बेटा, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, कार्बन की केमिस्ट्री होती है, जहां हम लोग हाइड्रोकार्बन, जिसको हिंदी में भी हाइड्रोकार्बन ही कहते हैं, हाइड्रोकार्बन की स्टडी करेंगे जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है। चलिए ठीक है, इतनी बात हो गई। देखो यहाँ पे कार्बन आपका क्या है, एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल आपके पास क्या, इसका मतलब हो गया अधातु। कार्बन आपका क्या हो गया है, एक अधातु है। हमने आप जानते होंगे, लोअर क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो तत्व होता है, तत्व जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। इंग्लिश में कहते हैं इसको एलिमेंट। 3 प्रकार के होते हैं। धातु, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटल, कहते हैं मेटल, या फिर कहते हैं अधातु, हिंदी में कहते हैं अधातु, इंग्लिश में कहते हैं नॉन मेटल। क्या, नॉन मेटल। और लास्ट में होता है आपका क्या बेटा, आपका क्या होता है, उपधातु। क्या, उपधातु, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटलोइड। क्या, मेटलोइड। तो आपका जो कार्बन होता है, मेरा कैप गिर गया, जो आपका कार्बन होता है, कार्बन आपका क्या होता है बेटा, अधातु होता है। कार्बन आपके पास क्या है, कार्बन आपका क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है। उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है बेटा, वो भी आपका एक नॉन मेटल है। वो भी क्या है, आपका नॉन मेटल है। तो ध्यान देना कि अगर आपके पास अधातु मतलब नॉन मेटल और अधातु यानी कि नॉन मेटल, इनके बीच में बॉन्ड बनता है, अगर इनके बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, इनके बीच में अगर बंध बनता है, क्या बनता है, बंध बनता है, तो वो बॉन्ड कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहलाता है, कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको एक और नाम से जानते हैं, क्या, नेटवर्क बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। क्या बनाता है बेटा, नेटवर्क बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। दिख रहा ना आप लोगों को यहाँ पे, चलिए ठीक है। तो ये होता है कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए हैं, इनके बीच में जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड आपका कौन सा है, कोवैलेंट बॉन्ड है। हिंदी में सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। कौन सा बॉन्ड होता है, ये कोवैलेंट होता है। शुक्ला जी यहाँ पे दिक्कत है, कोवैलेंट, यहाँ पे क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है ना।
चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया ना? हाँ, तो चलिए करते क्या है, कार्बन के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज इकट्ठा करते हैं, क्योंकि जब आप कार्बन के बारे में जानोगे नहीं तो कैसे आप जीओसी समझ पाओगे, है कि नहीं। तो थोड़ा थोड़ा बात कार्बन के बारे में जानेंगे, उसके बारे में कैसे बॉन्ड करता है, कैसे बॉन्डिंग करता है, क्या क्या नेचर होते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग आहिस्ते आहिस्ते से जीओसी पे पहुँचते चलेंगे अच्छे से, है कि नहीं। तो ज़रा समझते हैं कार्बन के बारे में। जो आपके पास कार्बन होता है इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, भाई कॉमन सेंस इसको सब जानते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये इसका सिंबल होता है कार्बन का, ठीक, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इसका लिखा जाता है परमाणु, क्या लिखा जाता है यहाँ पे? इसका परमाणु क्रमांक लिखा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं इसको? एटॉमिक नंबर। हिंदी में इसको कहते हैं परमाणु क्रमांक और इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर। ऊपर इसका परमाणु भार लिखा जाता है 12, 13 और 14। 3 परमाणु भार होते हैं इसके, जिसके समस्थानिक हैं, आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें ये वाला जो होता है 12 वाला, ध्यान दीजिएगा, C12 वाला यहाँ पे हम बना दें। एक होता है C12, एक होता है C13, एक होता है C14। ये 6, ये 6, ये भी 6। परमाणु क्रमांक समान है पर परमाणु भार अलग अलग है। ऊपर लिखा जाता है परमाणु भार को, ऊपर क्या लिखा जाता है बेटा? परमाणु भार को हमेशा ऊपर लिखा जाता है। और जिसको इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक मास। क्या कहते हैं भाई? मास है तो मास हमेशा सर के ऊपर रखते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं इसको, ठीक है। इतना क्लियर है? इसको कहते हैं एटॉमिक मास। यहाँ पे इसकी आपके पास इसके एटॉमिक मास ही है। तो जब कोई ऐसा केस आ जाए कि जब उसका परमाणु क्रमांक तो समान हो, जो नीचे लिखा है इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु क्रमांक तो समान हो, परमाणु क्रमांक समान होने पर परमाणु भार अलग अलग हो तो उसको कहते हैं आइसोटोप्स। क्या कहते हैं? आइसोटोप्स, मतलब समस्थानिक कहते हैं हिंदी में इसको, समस्थानिक, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए इस केस में, तो यहाँ पे कार्बन के पास समझिएगा, यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा बेटा, इस केस में जब आपके पास C12 वाला केस आएगा तो प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी 6, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 6, न्यूट्रॉनों की संख्या भी हो जाएगी कितनी? 6। इस केस में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे प्रोटॉन की या इलेक्ट्रॉन की या फिर न्यूट्रॉन की बात अगर की जाए तो यहाँ पे भी प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 6, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, न्यूट्रॉन हो जाएगा 7। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की और न्यूट्रॉन की, तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या 6, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। समझिएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग ध्यान से देखें तो प्रोटॉनों की और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हर जगह से समान है, न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो अगर आपके पास कोई न्यूक्लियस है, कोई परमाणु है, ध्यान दीजिएगा, सामान्यतः होता है ऐसा, अगर कोई परमाणु है वहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए प्रोटॉनों से, तो वो एटम इसको कहते हैं इंग्लिश में, तो वो परमाणु, क्या वो परमाणु या जिसको आप एटम कहते हो, वो क्या हो जाता है? अस्थायी हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है और रेडियो एक्टिव बन जाता है। कैसा बन जाता है? रेडियो एक्टिव हो जाता है। इसीलिए बेटा C14 जो होता है, ध्यान दीजिएगा, C14 जो होता है कार्बन का समस्थानिक, वो क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। सर जी इसका यूज क्या है? यूज करते हैं इसका कार्बन डेटिंग में। कहाँ पे? कार्बन डेटिंग में यूज किया जाता है। कार्बन डेटिंग क्या मतलब? पुरानी चीज़ों के बारे में पता लगाने के लिए कि पुरानी चीज़ अगर कोई खुदाई से मिली हमें तो उसकी एज क्या होगी, उसके लिए इसका यूज करते हैं। अच्छा, एक बात और यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें इसकी, यानी कि हम लोग बात करें अगर C12 6 की, C12 13 की या फिर 14 6 की, मतलब C12 C13 C14 सबसे हाई अमाउंट में ये होता है, मैक्सिमम अमाउंट में यही होता है। अगर हम लोग बात करें तो ये मैक्सिमम अमाउंट में होता है। क्यों?
क्योंकि ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से ये ज़्यादा स्थायी होता है, ये ज़्यादा पाया जाता है वृत्त अर्थ पे कह सकते हो, और इस मतलब इस अवस्था में ज़्यादा पाया जाता है। ये थोड़े कम मात्रा में पाया जाता है, क्यों? क्योंकि अनस्टेबल होता है, ये बहुत अनस्टेबल होता है, इसलिए बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है ना, इतना क्लियर है? चलिए यहाँ पे जगह थोड़ा सा बता दें हम और आपको इसके बारे में, कार्बन के बारे में। चलो ठीक है, हम लोग बात करें कार्बन के बारे में। तो जो C12 होता है, इसका काम क्या है बेटा? ये कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, कंपाउंड को बनाता है। अगर आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, तो अगर वो बना है तो समझ जाना वहाँ पे C12 वाला परमाणु ने पार्टिसिपेट किया है। क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा अमाउंट ज़्यादा होती है। एक्सपेरिमेंटली डाटा है कि सर जी कितनी परसेंट क्या होती है, 100% में से कितना होता है? लगभग 99% होता है C12 वाला। बाकी इसी में 0.0% में, फिर वो 0.1% समथिंग ये वाले भी होते हैं। इसको हम स्क्रीन पे भी दे देंगे, आप देख लेना इसको। ठीक, अगर हम लोग बात करें C13 की, तो इसका काम क्या है? ये आपके जो C13 होता है, इसका काम होता है बेटा NMR में, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एक मशीन होती है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को, या फिर कह सकते हो कॉम्प्लेक्स जो होता है, उपसह संयोजी यौगिक की संरचना के बारे में, या इंग्लिश में कहते हैं इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की संरचना के बारे में बोध कराता है, ज्ञान कराता है। NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस। क्या? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस। वहाँ पे हम लोग इस आइसोटोप्स के, कार्बन के इस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। और अगर हम लोग C14 की बात करें, तो इसका प्रयोग हम लोग, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, कहाँ पे? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है आपका। ये क्या होता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। और यहाँ से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है कहाँ पे यूज बताया था अभी मैंने? कार्बन डेटिंग ना, पीछे बताया भी ना, कार्बन डेटिंग में यूज किया जाता है। ठीक ना, इतनी बात क्लियर हो गई? इतना आपको समझ में आया ना बेटा? आपको क्लियर ना? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलो कुछ और बता दें, ले लिया? समझो एक बात और यहाँ पे, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, समझिएगा, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, वहाँ क्या भैया रेडियो एक्टिव क्यों है? इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है प्रोटॉनों की संख्या से, तो यहाँ पे ये अनस्टेबल होता है। तो यहाँ से अनस्टेबल होने की वजह से लगातार 2 किरणें निकलती हैं और एक रेडिएशन निकलता है। ध्यान दीजिएगा, 2 किरणें निकलती हैं, अल्फा और बीटा, 2 किरणें निकलती हैं और एक रेडिएशन निकलता है जिसको कहते हैं गामा। क्या कहते हैं? गामा रेडिएशन कहते हैं। अल्फा, बीटा, गामा, 3 प्रकार की कह सकते हो एनर्जी निकलती है। एक अल्फा रे निकलती है, रे मीन्स होता है किरण, और एक बीटा रे निकलती है। क्या निकलती है? बीटा रे निकलती है। और एक गामा रेडिएशन, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या? विकिरण कहते हैं। क्या? विकिरण, विकिरण कहते हैं, वो निकलता है। ठीक है ना? जो ये होता है, ध्यान दीजिएगा, अल्फा जो होता है, इसके ऊपर क्या चार्ज होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस, जो रेडिएशन होता है, जिसको गामा कहते हैं, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इतना क्लियर है ना? चलिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या है, अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं हम लोग आज, है कि नहीं? तो करते क्या है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कार्बन क्या होता है? एक अधातु होता है, नॉन मेटल होता है। ठीक है ना? नॉन मेटल होने के साथ साथ इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, C12, C13, C14, जिसमें से C12 जो होता है उसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? हाँ, कंपाउंड फॉर्मेशन में करते हैं। दूसरा C13 का NMR, हाँ NMR में करते हैं। तीसरा C14 का, हाँ, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, कार्बन डेटिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। इतनी बात हमने किसके बारे में समझी? कार्बन के बारे में समझे। कार्बन जो होता है आइसोटोप्स होता है, 3 आइसोटोप्स होते हैं। ये एलोट्रॉप भी बनाते हैं। क्या? एलोट्रॉस मतलब अपर रूप होते हैं इनके, एक ही सब्सटेंस, एक ही एलिमेंट, है कि नहीं, कई प्रकार के अलग अलग बिहेवियर दिखाने लगें, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाए पर केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो। ध्यान दीजिएगा, जिसको कार्बन जो होता है आपके पास, जो आपका कार्बन होता है, इसके एलोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स होते हैं। स्पेलिंग देख लेना, गलत हो सकती है। हिंदी में कहते हैं क्या? अपर रूप। अपर रूप मतलब एक से अधिक रूप हो जाए,
क्या नाम ही है अपर रूप, मतलब एक से ही अधिक रूप हो जाए वही कहलाता है अपर रूप। और कार्बन के कई सारे अपर रूप होते हैं, दो रूप होते हैं जनरली, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। एक होता है क्रिस्टलीय अपर रूप होता है बेटा कार्बन का, और एक अक्रिस्टलीय अपर रूप होता है। दो प्रकार के कार्बन के अपर रूप होते हैं, एक होता है क्रिस्टल स्टेट, एक क्रिस्टल स्टेट होता है, एक नॉन क्रिस्टल स्टेट होता है। क्रिस्टलीय रूप होता है, एक अक्रिस्टलीय रूप होता है। ध्यान दीजिएगा, तो जो क्रिस्टलीय रूप होता है कार्बन का, यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं। यहाँ पे एक नई चीज़ खोजी गई है, तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है, बहुत भाई लड़कियों को बहुत प्यारा लगता है, क्या? डायमंड। क्या? डायमंड। एक होता है क्या? ग्रेफाइट। क्या? ग्रेफाइट। एक होता है क्या? फुलेरीन। क्या? फुलेरीन, हिंदी में भी इसको फुलेरीन कहते हैं। और एक नया खोजा गया है कार्बन का अपर रूप, जिसको कहते हैं क्या? ग्रेफाइन। क्या? ग्रेफाइन। तीन होता है, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरीन और ग्रेफाइन। जो नॉन क्रिस्टल होता है इसमें तो बहुत सी चीज़ें आती हैं। इसके अंदर आपको कह सकते हो आ जाता है, इसके अंदर चारकोल आ जाता है कि नहीं? क्या आता है बेटा? चारकोल आ जाता है, बहुत सी चीज़ें आती हैं, जो भी कोयला वैला है लेकिन इसी के अंदर ही आता है। नॉन क्रिस्टल स्टेट ही होते हैं कार्बन के। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरीन, तीन जनरली पढ़ाया जाता है, तो हम लोग जनरली इसी की बात करेंगे, ग्रेफाइन की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना? डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरीन और इतना, ठीक, इतना क्लियर है। चलिए देखते हैं कि डायमंड के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जनरली मुझे डिटेल नहीं करना है इनको, ग्रेफाइट, फुलेरीन, डायमंड और ग्रेफाइन। ग्रेफाइन पढ़ना नहीं है, ये ग्रेफाइट से ही थोड़ा सा इसी से रिलेटेड होता है। सिंगल सीट स्ट्रक्चर होता है, ये डबल सीट स्ट्रक्चर होता है, बस भाई कोई खास अंतर नहीं है। आने वाले समय में इसका बहुत यूज किया जाएगा। डायमंड की बात करते हैं, तो जो डायमंड होता है आप नंबरिंग कर दें, एक, इसको 2 कर दें और इसको 3 कर दें। ये कौन सा है? क्रिस्टलीय रूप ही तो था कार्बन का, तो कार्बन का जो क्रिस्टलीय रूप था उसकी बात करेंगे। पहली बात कर ले हम लोग डायमंड की। हिंदी में इसको क्या हीरा कहते हैं आप लोग? हीरा, लाल वाला हीरा है ये, ठीक है ना? हीरा है, हीरा ठाकुर, जो उसमें रहता नहीं है एक पिक्चर में, हीरा ठाकुर रहता है, वही हीरा, ठीक। डायमंड की बात करते हैं भाई। डायमंड की ज़रा समझो यहाँ पे। डायमंड का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो ऐसे होता है। इसमें जो कार्बन होते हैं, समझिएगा, डायमंड में बड़ा ही जटिल स्ट्रक्चर होता है, पर इसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब जो समान स्ट्रक्चर है कार्बन का, वो ये होता है, डायमंड का ये होता है, ठीक। और इस प्रकार की संरचना को कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, मतलब चतुष्फलीय संरचना होती है। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, और यहाँ पे जो कार्बन होता है वो कार्बन आपका क्या होता है? sp3 हाइब्रिड होता है, sp3 संकरित होता है, sp3 संकरित होता है। बताएंगे क्या अभी कि sp3 क्या होता है, जरा समझिएगा। कुछ देर रुको भी, बता, जनरल चीज़ें पढ़ना है मुझे कार्बन के बारे में। ये होता है डायमंड के, ठीक, चमकदार होती है। बाकी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है उससे मुझे नहीं पढ़ना है, जनरली चीज़ पढ़नी है, जल्दी खत्म करना है, क्योंकि मुझे जीओसी पढ़ना है, तो कार्बन के बारे में थोड़ा था, ठीक है नहीं? बात करते हैं सेकंड की। जो सेकंड था वो आपके पास क्या था? ग्रेफाइट था, पेंसिल वाली है कि नहीं, पेंसिल की जो नोक में लगी होती है, आप लोग जानते होंगे उसको। ग्रेफाइट की बात करते हैं, तो ग्रेफाइट की जनरल जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, डबल सीट स्ट्रक्चर होती है, वो ये होता है बेंजीन की जैसे। और यहाँ पे ऐसे कई सारी लेयर होती है ना, आपने पढ़ा होगा, कई सारी लेयर में स्ट्रक्चर होती हैं। बना दे एक लेयर तो बना ही दे कम से कम, वरना तुम लोग कहोगे सर जी नहीं बेंजीन बना के रख दिया है। बेंजीन ही टाइप का ही है, इसके साथ ऐसे कि नहीं, ऐसे बन जाता है, इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है, ऐसे जुड़ा होता है, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, है कि नहीं? और ये वाला है, सॉरी, इसके साथ में बना लेना, भी स्ट्रक्चर पे डाल देंगे उसको, तुम लोग देख लेना उसको, ठीक ना? समथिंग लाइक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और इसमें सारे कार्बन बेटा, सारे कार्बन क्या होते हैं? sp2 होते हैं। और यहाँ पे होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं?
पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताएंगे क्या होता है पाई इलेक्ट्रॉन। और इसी पाई इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से ग्रेफाइट के अंदर करंट का फ्लो हो जाता है, जबकि डायमंड के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक का फ्लो नहीं होता है। इसलिए डायमंड जो होता है इंसुलेटर होता है और ग्रेफाइट जो होता है क्या होता है, कंडक्टर होता है। ठीक, फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन जो होता है कार्बन का अपरूप, ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें समझिएगा एक फुटबॉल जैसे स्ट्रक्चर होती है, पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग होती हैं, कह सकते हो स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, बहुत खतरनाक सा, स्क्रीन पे आप देख ही रहे होंगे इसके स्ट्रक्चर को, बिल्कुल समथिंग लाइक डेक। मुझे मेरी आर्ट इतनी अच्छी है नहीं, इसलिए बना नहीं पाएंगे उतना अच्छे से, हम आपको स्क्रीन पे दे दिए हैं, आप स्क्रीन पर इसको देख रहे हैं अच्छे से ना। फ्लोरीन को भी देखा आपने, डायमंड के स्ट्रक्चर को भी देखा और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को भी देखा। ये कितना अच्छा बना ना। कंपेरिजन करो जरा स्क्रीन से, जो मैंने आपके बगल में दिख रहा है, एक हमारे स्ट्रक्चर को कंपेयर करो, कितना डिफरेंस हो रहा है कि नहीं। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक ना। तो ये हो गया, बाकी इस सब की बात नहीं करेंगे। ग्रेफाइन जो होता है आने वाले समय में इसका यूज किया जाएगा, भविष्य का कह सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छा यूज किया जाएगा इसका, और नैनो टेक्नोलॉजी में भी इसका यूज किया जाएगा, ठीक है ना, किसका, ग्रेफाइन का। तो अब हम लोग बात करने थोड़ा सा और कार्बन के बारे में, और फिर देखते हैं कि कार्बन के बारे में और क्या है। मेरा इरेज करने वाला पता नहीं कहाँ गिर गया है, वो मिल नहीं रहा है, तो आज हाथ से इरेज करना पड़ रहा है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे थोड़ा सा और। तो कार्बन जो होता है, ब्लैक से लिखते हैं, जो कार्बन आपका होता है, जो आपका कार्बन होता है, ये क्या हो गया आपका, नॉन मेटल, क्या, नॉन नहीं बेटा, नॉन मेटल हो गया। और नॉन मेटल होने की वजह से बनाता है ये कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब सहसंयोजी बंध बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड को दो प्रकार से बांटा गया है, कोवैलेंट बॉन्ड को दो प्रकार से बांटा गया है। एक बांटा गया है अकॉर्डिंग टू ओवरलैपिंग, क्या, ओवरलैपिंग स्पेलिंग गलत हो जाएगी, थोड़ा मैच कर लेना। अकॉर्डिंग टू ओवरलैपिंग, और फिर बांटा गया है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अच्छा एक बात और बता दें आप लोगों को, जरा समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। जो धातु होते हैं, मतलब कि मेटल जो होते हैं, जो क्या होते हैं, मेटल होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन याद रखना, एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक्सेप्शन है डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से, ठीक ना। तो मेटल होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव, क्या, वैद्युत ऋणात्मकता दिखाते हैं। तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव होने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर उनके पास ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति, इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति क्या होती है, ज़्यादा होती है। याद रखना, रट लो बेटा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगर मैंने तुमसे कहा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो बस इतना जानो कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर जिसके पास ज़्यादा होगी वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। बस डिफिनीशन याद ना करो, समझो केवल, ठीक। इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज़्यादा किसकी ज़्यादा होती है, नॉन मेटल की। जो नॉन मेटल सबसे अच्छा होगा वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, वो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक ना। तो दो भाई हम लोग जानते हैं कि जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है नॉन मेटल के बीच में बनता है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग भी हो सकती है, इसके अकॉर्डिंग बांटा जा सकता है, और इलेक्ट्रोनिगेटिव के अकॉर्डिंग भी बांटा जा सकता है। मान लो दो आइटम है, दोनों के दोनों नॉन मेटल हैं, ठीक है, दोनों की पावर बराबर है, दोनों की पावर क्या है, बराबर है। जब दोनों की पावर बराबर है, दोनों के दोनों नॉन मेटल है, इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्योंकि नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। तो वहाँ पे बांट सकते हैं। मान लो मैं नॉन मेटल हूँ, शुक्ला जी भी नॉन मेटल है, शुक्ला जी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है दीपक मिश्रा जी से,
हमसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुक्ला जी की ज़्यादा है, तो हम लोगों के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड तो बनेगा, बट उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेंगे, हम थोड़ा कम खींच पाएंगे, बस यही चीज़ है और क्या। इतनी बात हो गई कि नहीं। अब बात करते हैं, ठीक, कार्बन आपका नॉन मेटल है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा क्योंकि नॉन मेटल कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। ध्यान दीजिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, मेरा मार्कर खत्म हुआ। कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, शेयरिंग होता है। क्या होता है, शेयरिंग होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर, बॉन्ड को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। 10 रुपये, मान लो 20 रुपये का बर्गर आता है, ठीक है ना, 10 रुपये मेरे पास है, 10 रुपये शुक्ला जी के पास है। अब 10 रुपये हमने दे दिया, 10 रुपये शुक्ला जी ने दे दिया, तो 20 रुपये हो गया। तो बराबर इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, शेयरिंग हुआ। 20 का बर्गर आ गया, हमने भी खा लिया, शुक्ला जी ने भी खा लिया आधा आधा, पर शुक्ला जी आधा खाएंगे नहीं, वो तो ज़्यादा ले लेंगे हमसे, है कि नहीं। चलो ठीक, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच लेंगे। चलिए देखते हैं आगे। हाँ, तो ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग टू ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल या ऑर्बिटल या कहते हैं, कोई ऑर्बिटल भी कहते हैं, कोई ऑर्बिटल भी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के अनुसार कोवैलेंट बॉन्ड को बांटा गया है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग भी बांटा गया है। तो अकॉर्डिंग टू ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये आपके जो आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, वो ध्यान दीजिएगा, जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं ये 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है सिग्मा बॉन्ड। हाँ, तुम लोगों के मन में आ रहा होगा सर जी क्वेश्चन कि सर और एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, ओवरलैपिंग क्या होता है। तो ओवरलैपिंग मतलब 2 चीज़ का मिलना, और एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब हर एक एलिमेंट जो होता है वो एक ऑर्बिटल को कंटेन करता है, बस इतना समझिएगा। और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, वो ऑर्बिटल होता है। ठीक, जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे लाइन बाय लाइन, अभी हम लोग जियो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें आप ऑर्बिटल का मतलब ये जानो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। और ओवरलैपिंग मतलब 2 चीज़ का मिलना, बस इतना समझिए, ठीक। तो जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे कहेंगे वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, या फिर कह सकते हो वहाँ अलग अलग ऑर्बिटल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑर्बिटल जब मिलते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, पाई बॉन्ड बन सकता है, क्या बन सकता है बेटा, पाई बॉन्ड बन सकता है, और एक और बॉन्ड होता है डेल्टा बॉन्ड। क्या होता है, डेल्टा बॉन्ड, ठीक है ना। सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, पाई बॉन्ड हो सकता है, और सर जी क्या हो सकता है, डेल्टा बॉन्ड हो सकता है। जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो एस एस कामा एस और पी कामा पी, जिसमें पी एक्स और यहाँ पे भी याद रखना पी वाई और पी वाई के बीच में बनता है, यार याद रखना, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, एक बात और, यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे वाई भी लिख सकते हैं। अब सर जी तुम लोग सोच रहे होगे सर जी यहाँ पे ये सब क्या लिख दिया है, ये लिख लो, भी आगे समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। जो पाई बॉन्ड बनता है वो बनता है पीजेड और पीजेड के बीच में, ठीक, पी ऑर्बिटल के बीच में बनता है, पीजेड और पीजेड के बीच में बनता है। बताएंगे इसको जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि इसका रीजन क्या है, अभी इसको आप रट लीजिए। जो डेल्टा बॉन्ड बनता है ये डी ऑर्बिटल के बीच में बनता है, हम लोग के सिलेबस में ये नहीं है। ये कहाँ बनता है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड होते हैं एक, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है सर जी, इसका एग्जाम्पल RMGX ले लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसको कहते हैं, केमिस्ट्री का बादशाह है रिएजेंट का ये। यहाँ पे बनता है ऑर्गेनो मेटेलिक, मेटल और कार्बन के बीच में, तो वहाँ पे क्या बनता है, डेल्टा बॉन्ड बनता है, ठीक। तो हम लोग कह सकते हैं ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो इतने प्रकार से, 3 प्रकार से हो सकता है, जिसमें सबसे ज़्यादा ये पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे, और इसको हाँ इसको सबसे कम पढ़ा जाएगा। इतना क्लियर है, बोलो आ गया ना, इतना समझ में आया ना। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया ना, चलो फटाक से ले लो। देखा कि अकॉर्डिंग टू ओवरलैपिंग इतने प्रकार से हो सकते हैं। अब जरा समझिएगा यहाँ पे, जैसे कहीं कहीं पे मैंने कहा एक कार्बन दूसरे कार्बन के बीच में जुड़ गया, कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है, कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाता है, 3 बॉन्ड हो जाता है,
ठीक है। तो जब कभी भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हो तो समझ जाना बेटा ये आपका कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया। जब कहीं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जुड़ा तो समझ जाओ सर जी एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा आपका पाई बॉन्ड है। क्या है, पाई बॉन्ड है। अच्छा एक बात और यहाँ पे जान लो, सिग्मा बॉन्ड जब बनता है तो कैसे बनता है, इंड टू इंड टू इंड। इंड टू इंड मतलब कह सकते हो पहले का ऑर्बिटल का इंड दूसरे ऑर्बिटल के इंड के साथ, ठीक ऐसा समझिएगा। ठीक, एक ऑर्बिटल का इंड दूसरे ऑर्बिटल के इंड के साथ बॉन्ड बनाएगा। मैंने यहाँ बना दिया है, ठीक। यहाँ पे समझिएगा ये एक ऑर्बिटल है मान लो, ठीक है ना, और दूसरा आपके पास एक ऑर्बिटल, ये इस ऑर्बिटल का इंड वाला पार्ट दूसरे ऑर्बिटल के इंड वाले पार्ट के साथ मिल गया तो इसको कहते हैं इंड टू इंड ओवरलैपिंग। और अगर एक आपके पास एक ऑर्बिटल ये है दूसरा ऑर्बिटल ये है तो यहाँ पे इसका साइड बाय साइड मतलब इसका साइड और इसका साइड आपस में मिल गया तो इसको कहते हैं साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग जो होती है वो बनती है कहाँ पे, पाई बॉन्ड में, और जहाँ पे इंड टू इंड ओवरलैपिंग होती है वो बनती है कहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड में। ठीक है ना, इतना क्लियर है आप लोगों को। चलिए ठीक, इतना समझ जाइए। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पर एक सिग्मा दो पाई बनता है। अच्छा एक बात और समझ लीजिएगा, जब कार्बन कार्बन के, हाँ तो बात करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि अभी वीडियो बना रहे थे और स्टार्ट करना भूल गए, ठीक है, तो फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे बता दें, ठीक है। तो मतलब स्टार्ट किया था वो बंद हो गया था इसलिए बना नहीं पाए। तो हाँ बताए थे क्या कि जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो तो वहाँ पे क्या बनता है, सिग्मा बनता है। तो उसको कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं उसको, एल्केन कहते हैं। और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड हो जाता है और एक पाई बॉन्ड हो जाता है और उसको कहते हैं क्या, एल्कीन। क्या कहते हैं उसे बेटा, एल्कीन कहते हैं। और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो वहाँ पे दो पाई बॉन्ड हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा और उसको कहेंगे एल्काइन। क्या कहेंगे, एल्काइन कहेंगे। और अगर बात करें सिंगल एक सिग्मा बॉन्ड की और एक पाई बॉन्ड की तो एक सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है कंपेयर देन एक पाई बॉन्ड के। पर अगर हम लोग इसकी बात करें कि एल्काइन में, एल्कीन में और एल्केन में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, तो सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड। क्योंकि तुम ही बताओ, मुझे अगर एक बार मार्कर को तोड़ना है तो हम तोड़ लेंगे, बस तोड़ नहीं पाएंगे, तोड़ना है तोड़ लेंगे। अगर हमारे पास 3 मार्कर हो जाए तो नहीं तोड़ पाएंगे ना। सेम चीज़ यहीं पे है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। भले मान लो ये आपके पास, समझिएगा ऐसा, जैसे मान लो ये वाला है, ये आपका इस कलर का जो मार्कर है मान लो सिग्मा बॉन्ड है और जो ब्लैक वाला है पाई बॉन्ड है। तो एक सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा पावरफुल होगा एक पाई के, पर 2 पाई और एक सिग्मा और अकेला एक सिग्मा, तो सबसे ज़्यादा खुद सोचो कौन पावरफुल होगा, यही पावरफुल होगा ना। सेम वही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे एक सिग्मा 2 पाई है तो ये ज़्यादा पावरफुल होता है इसमें। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एल्काइन जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है इस कंपेरिजन एल्केन के। और एक बात और समझिएगा, एल्केन अब समझो आप, जो एल्केन होता है मतलब जो कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है, जो एल्केन होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र कितना होता है, CnH2n+2, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, उसको कहते हैं sp3 संकृत या sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझिएगा क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन संकरण, sp3 संकरण कहते हैं हिंदी में। इसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बस इतना समझिएगा कि यहाँ पे sp3 एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हुए हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे होता क्या है, इस एल्कीन की बात करें जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। अच्छा एक बात और याद आ गई साथ में, देखो याद आती रहती है, CnH2n जो होता है वो 2 चीज का सामान्य सूत्र होता है। एक तो होता है एल्कीन का और एक होता है साइक्लो एल्केन का। साइक्लो जो एल्केन होते हैं, जैसे आपके पास हम बात करें साइक्लोब्यूटेन की, ये साइक्लोब्यूटेन है और ये आपके पास C4H8 है, ये ब्यूटीन है और ये साइक्लोब्यूटेन है। यहाँ पे इसका देखा जाए तो सबका जितने हाइड्रोजन यहाँ पे, जितने कार्बन यहाँ पे, ये दूसरे के आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं। बताएंगे, सब टॉपिक आएगा तो हमें बताएंगे भाई, अभी इसको रहने दो, इसको इग्नोर कर लो इतना। बस तुम ये जानो कि CnH2n जो होता है वो 2 चीज का सामान्य सूत्र होता है। किसका, एल्कीन का भी होता है और साइक्लो एल्केन का भी होता है।
ठीक है ना। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और वहां पे जो कार्बन होता है, यानी ये वाला चाहे कार्बन चाहे ये वाला कार्बन, कोई भी कार्बन हो, वो कार्बन आपका sp2 होता है। और अगर एल्काइन की बात करें तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। और यहाँ पे ये वाला कार्बन क्या होता है, sp होता है। अगर आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का, या तुम्हें कुल मिला के ये समझो, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हर एक कार्बन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री का होता है। डबल बॉन्ड है तो 120 का होता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो 180 का होता है। यहाँ पे लिखना भूल गए क्या, 180 का होता है। कितना होता है, 180 का होता है। अच्छा एक बात हो, sp है मतलब 100% sp है, तो मतलब 100% है कोई चीज, मान लो कि आपके पास कोई बॉन्ड है वहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो हम मतलब कह सकते हैं कि 100% है मान लो sp। तो अगर हम ये पूछे कि केवल s कितना है तो 100 को 2 भाग में बांट दोगे, 50% s हो जाएगा, 50% p होगा, क्योंकि दो ऑर्बिटल है, एक s है और एक p है। तो 100 को डिवाइड कर दो 2 से, तो एक s का अलग निकल जाएगा और p का अलग निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग sp की बात करें तो यहाँ पे 50% p करेक्टर है और 50% s करेक्टर है। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल हैं, 2 p के और एक s के, तो इसको 100 को 3 से डिवाइड कर दो तो 33.333% यस आ जाएगा। 66.33 यहाँ पे 66 पॉइंट लगभग 666% आपका p आ जाएगा। ऐसे इसको आ जाएगा, sp3 को डिवाइड करोगे तो लगभग 25% यस करेक्टर आ जाएगा और 75% p करेक्टर आ जाएगा। जिसके अंदर यस करेक्टर ज्यादा होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बताओ यहाँ पे यस करेक्टर 50 था, यहाँ 33 था, यहाँ पर 25 था, तो तुमने देखा एक्स करेक्टर कम हो रहा है ना। एक्स करेक्टर क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम ही तो हो रहा है। तो कम हो रहा है यस करेक्टर, इसका मतलब क्या कि जिसके अंदर यस करेक्टर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो हम लोग साफ साफ कह सकते हैं जो sp होता है, जो sp संकरित होता है, इसके अंदर 50% होता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको सब पढ़ाया था पर क्या करें, माइक अभी मतलब स्टार्ट किया, वीडियो बनाया और वहाँ पे स्टार्ट करना सेट किया सारा अरेंजमेंट और स्टार्ट करना ही भूल गए। और स्टार्ट करने भूलने की वजह से पूरा बड़बड़ाते चले गए हमको लगा कि हमने सब पढ़ा दिया, पर देखा जब शूट करके कि लाओ देखें कितना अच्छा स्टार्ट हुआ और मतलब कितना अच्छा शूट हुआ, और जब देखे तो वहाँ पे कुछ पढ़ा ही नहीं था, कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ था। तो क्या किया, तो फिर से पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, अब दोबारा कौन लिखे है कि नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp, फिर sp2, फिर sp3। अच्छा एक बात हो, जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव यस करेक्टर ज्यादा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होती है उसकी बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होता है। देखो यहाँ पे जो आपके पास sp वाले होते हैं इनके बीच में बॉन्ड एंगल 180 होता है, इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना 120 होता है, इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है 128 डिग्री पर 109 डिग्री 28 मिनट होता है। जिसके अंदर यस करेक्टर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा। जिसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, और जिसकी बॉन्ड ध्यान देना, और जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। ठीक, तो ये आपके पास एक अच्छा खासा अरेंजमेंट आया है। आई थिंक इसका आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और लेने के बाद हम लोग अब आगे बात करते हैं कोवैलेंट का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का के अकॉर्डिंग कोवैलेंट बॉन्ड को कैसे बांटा गया है उसको पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, फिर बात करते हैं आगे स्टार्ट करेंगे कि कैसे बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा। ठीक है ना, चलो फटाक से इसको लो। अब बात करते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग कैसे बांटा गया है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि हमारे पास अगर कोई कोवैलेंट बॉन्ड है, क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, तो कोवैलेंट बॉन्ड को मैंने 2 प्रकार से बांटा था। पहले बांटा था ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग बांटा था, और फिर बांटा था उसको किसके अकॉर्डिंग बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग बांटा था। तो जब इसके अकॉर्डिंग मैंने बांटा तो इसमें आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, उनके बीच में परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, सारी चीजें बता दी। ठीक, ये सब चीजें बस एक शॉर्ट चीजें हैं, मैंने इसको डिटेल नहीं बताया कि मतलब डिटेल क्या होता है, सर जी डिटेल क्यों नहीं बताया, ऐसा नहीं, उसका यूज नहीं है अभी। जब हम लोग जीओसी पढ़ते रहेंगे आगे धीरे, जो टॉपिक आएगी तो उसको धीरे धीरे बताते रहेंगे। अभी थोड़ी थोड़ी चीजें की आवश्यकता है तो उसको समझेंगे केवल, है कि नहीं। अब बात करते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड को, समझिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग कैसे बांटा गया है, उसको कैसे समझा गया है, तो उसको समझते हैं। अच्छा एक बात और, एक बार फिर से हम आपको रिमेंबर करा दें सारी बातें कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जरा बताओ किस में बनता है, नॉन मेटल
और नॉन मेटल के बीच में ही तो बनता है। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, शेयरिंग होता है। और इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की वजह से बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग दो तीन प्रकार से होते हैं ना, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और एक डेल्टा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और एक डेल्टा बॉन्ड। अब बात करते हैं कि इनको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के अकॉर्डिंग कैसे बांटा गया है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के अकॉर्डिंग इनकी बात किया जाए तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के अकॉर्डिंग ये दो प्रकार से होते हैं। कैसे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और एक होता है क्या, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है आपका नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इतना क्लियर है। पोलर क्या होता है जरा समझिएगा। जैसे मान लो हमारे पास A और B दो नॉन मेटल है और यहाँ पे जो आप ऐसे कह लीजिए कि जो B है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है A से, जो B है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ध्यान दीजिएगा, B इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन A। बट यहाँ पे ये पहली कंडीशन, बट दोनों एक कंडीशन याद रखना। यहाँ पे ले लें वेयर, जहाँ ये एंड बी बोथ आर नॉन मेटल, दोनों क्या हो, नॉन मेटल है, याद रखना। बट यहाँ पे कंडीशन है कि जो बी है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ए से, मतलब बी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा। और जब ये भाई कॉमन सेंस है, बी अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर, मैंने पहले बता दिया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर। तो बी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अच्छे से खींच रहा है, तो जो ज़्यादा खींचेगा तो इसके ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कॉमन सेंस है भैया, जो ज़्यादा खींचेगा उसके ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। तो जैसे इसके ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज डेवलप होने की प्रोसेस को ही कहते हैं पोलरिटी क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना, क्या बनाना, पोलर, ध्रुवीय गुण आ जाना। हिंदी में कहते हैं इसको क्या, ध्रुवीय गुण। क्या कहते हैं, ध्रुवीय गुण। और ध्यान दीजिएगा, तो जहां पोलर आ गया मतलब ध्रुवीय गुण, तो कोवैलेंट बॉन्ड जब आपके पास दो एटम, दो नॉन मेटल एटम अलग अलग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले, बट बोथ आर नॉन मेटल, दोनों नॉन मेटल ही हों और आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लें, तो वहां पे कौन सा बॉन्ड बनता है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे मैंने आपसे कहा H2O, मैंने आपसे कहा NH3, नाइट्रोजन भी आपका नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी आपका नॉन मेटल है कि नहीं, तो यहाँ पे पोलर बन गया। बस सिंपल चीज है। नॉन पोलर मतलब कोई पोलर ना आए, तो इसकी जरा कंडीशन समझ लो कि कंडीशन क्या होती है। इसकी कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास A सिंगल बॉन्ड, ये B, मान लो B है, ठीक, दो एटम हैं, ठीक है, दो एटम हैं और यहाँ पे बट ये एंड B हैव, बोथ हैव कह सकते हो, बोथ हैव, दोनों के पास, बोथ हैव सेम, लगभग सेम कह सकते हो, सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर क्या हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो, सेम हो, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो, सेम हो। मतलब जितना पावरफुल ये हो उतना ही पावरफुल क्या हो, बी हो। जैसे C और H के बीच में बॉन्ड बन जाए, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन हो जाए H सिंगल बॉन्ड H हो जाए, नाइट्रोजन हो जाए, है कि नहीं, आप Cl2 Cl2 हो ही गया है, आपके पास सिंगल O सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O हो जाए, तो ये सब नॉन पोलर तो है, इनके बीच में दो बराबर है। या फिर आप यहाँ A सिंगल बॉन्ड B कहो या फिर A सिंगल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड ये कह दो, ठीक। अब इनके बीच में डबल सिंगल ट्रिपल कोई बॉन्ड भी बन सकता है, तो बात की बात है। तो दोनों नॉन मेटल होने चाहिए, ये और भी क्या हो, नॉन मेटल हो, दोनों के दोनों नॉन मेटल हो, पर उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर समान है तो हम लोग कह सकते हैं कि वहां पे क्या, नॉन पोलर। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग है तो कहेंगे क्या, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। सिंपल चीज है, कोई खास चीज, बहुत कठिन चीज नहीं है, आसान है। इतना हो गया। चलिए इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं थोड़ी सी चीज, उसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है कि नहीं, ठीक ना। ये GOC चल रहा है बेटा, क्या चल रहा है, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब हम लोग बात करेंगे GIC की, और GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की बात नहीं करेंगे, जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड आर्डर, है कि नहीं, हाइब्रिडाइजेशन, हर एक चीज को ट्रिक की मदद से इसको निकालना सिखा देंगे आपको, ठीक।
है कि नहीं। बस केवल आप वीडियो में लगातार बनते रहिए, वीडियो को देखते रहिए और अपने सभी दोस्तों को जो यूपी बोर्ड के हैं, जो आईसीएसई बोर्ड के हैं, जो एनसीईआरटी के हैं या सीबीएसई के हैं, उनको शेयर करते रहिए, उनकी हम मदद करना चाहते हैं। ठीक है, हम भी एक यूपी बोर्ड से ही पढ़े हुए हैं, तो हम आपको ट्राई करेंगे कि आपको अच्छा दें, कंटेंट अच्छा दें, पढ़ें, उसके लिए आप मेहनत करें। आप लोग भी हमारी सहायता करिए, ठीक है ना। तो इसको कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा आगे बात करते हैं, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर आगे लगातार कंटिन्यू कोशिश करेंगे, कंटिन्यू वीडियो आपको मिलती रहे। अच्छा, हमारे चैनल पे आपको फिजिक्स की भी क्लास मिलेगी, वो भी बाईलैंग्वेज होगी, वो भी हिंदी और इंग्लिश में ही होगी। केमिस्ट्री की भी क्लास चलेगी, वो भी आपको बाईलैंग्वेज ही मिलेगी, वो भी आपको हिंदी और इंग्लिश में ही मिलेगी। शुक्ला सर जी फिजिक्स पढ़ाएंगे और कुछ टॉपिक केमिस्ट्री के भी वो भी पढ़ाएंगे। हम भी आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, वो भी अच्छी फिजिक्स पढ़ाएंगे और पूरा कोशिश करेंगे कि पूरा आपको सारे सिलेबस आपको बहुत अच्छे से, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से आपको हम देने का प्रयास करें। ठीक है ना, इतना हो गया। चलिए ठीक है, इतना करते हैं बेटा, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक, तो चलिए करते क्या है, अब हम सारी चीज़ें एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अच्छे से, फिर आगे नया टॉपिक की स्टार्टिंग करेंगे और फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा, बताओ बेटा जरा। सबसे पहले हम लोगों ने कार्बन के बारे में पढ़ा। कार्बन के बारे में क्या क्या पढ़ा जरा बताइएगा। कार्बन के बारे में पढ़ा कि कार्बन आपका एक क्या है, नॉन मेटल है, अधातु है। नॉन मेटल होने की वजह से क्या बनाएगा, बोलो जल्दी। हाँ, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड को दो प्रकार से बांटा गया था, कौन कौन सा बताओ। ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग, हाँ ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग तीन प्रकार से होता है। ये कौन कौन सा होता है, सिग्मा, पाई, डेल्टा, हो कि नहीं। इसके बारे में अच्छे से हो गया था। और फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के अकॉर्डिंग बांटा था दो प्रकार से, कौन सा, पोलर और एक, हाँ वेरी गुड, नॉन पोलर। पोलर नॉन पोलर। कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ बनता है, दो नॉन मेटल के बीच में ही तो बनता है, दो नॉन मेटल के बीच में बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे कार्बन भी आपका क्या है, नॉन मेटल है, और हाइड्रोजन भी आपका क्या है, नॉन, हाँ वेरी गुड, नॉन मेटल है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो क्या बनेंगे बेटा, बोलो। हाँ, कौन सा बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड ही बनेगा। कोवैलेंट बॉन्ड ही बनेगा। हम लोग कह सकते हैं ऑल हाइड्रोकार्बन, ऑल हाइड्रोकार्बन, जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं वो क्या होते हैं, उनके बीच में कौन सी बॉन्ड होती है, बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्डेड होते हैं। कैसे बॉन्डेड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्डेड होते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बताओ जरा। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पढ़ी हम लोगों ने, इसका बॉन्ड लेंथ पढ़ा है कि नहीं, क्या पढ़ा बोलो बेटा, बॉन्ड लेंथ पढ़ा, किस पर डिपेंड करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ये पढ़ा है कि नहीं। करते हैं क्या कि बॉन्ड एंगल पर डिपेंड करता है, बॉन्ड लेंथ पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। इतनी बात हम लोगों ने बता दी कि हमने देखा कार्बन जो होता है नॉन मेटल होता है, कोवैलेंट होता है। फटाफट रिकॉल करते हैं, नॉन मेटल होता है, कोवैलेंट होता है कि नहीं। कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ बनता है, नॉन मेटल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। उसके बाद एक बात और यहाँ पे बताना भूल गया आप लोगों को कि जो कार्बन होता है वो तीन प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है। एक दिखाता है sp, फिर sp2, एक आपका दिखाता है क्या, sp3। इतनी बात हो गई ना बेटा, sp, sp2, sp3। और जब आपका कार्बन sp दिखाता है, संकरण दिखाता है, जब sp हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है, तो इस केस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है ना। मैंने बता दिया क्या, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। कब लीनियर कब होता है, जब आपका ये sp हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है तो लीनियर होता है। और जब sp2 दिखाता है तो ये क्या होता है, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनाता है। और जब आपका इसका संकरण क्या होता है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 होता है, तो उस केस में ये बनाता है क्या, टेट्राहेड्रल। क्या बेटा, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलीय संरचना बनाता है। ये आपका रेखीय, ये आपका त्रिकोणीय और ये एक आपका चतुष्फलीय। हम इसकी संरचना अगर बनाए यहाँ पे तो इसकी संरचना जरा समझो यहाँ पे कैसे बनेगा, समझ देखो। अगर इसे मान लो यहाँ पे कार्बन कार्बन का बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी संरचना बनेगी यहाँ पे ये लीनियर, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 180 होता है। अगर मैं तुमसे बात करूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, चूंकि ये आपके पास एल्काइन ही तो था, ये आपके पास क्या था, एल्काइन ही तो था बेटा। और ये आपके पास डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, मतलब ये आपके पास क्या है, एल्कीन ही तो है, ये एल्कीन है। तो इस केस में इसकी संरचना जो होगी, इनका जो स्ट्रक्चर होगा, इनका स्ट्रक्चर ऐसे ही तो होगा। यहाँ पे समझो जरा,
इनका स्ट्रक्चर ऐसे होगा और इनके स्ट्रक्चर ऐसे होने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम लोग इसको मिलाएं आपस में ऐसे, तो यहाँ पे जब ये मिलेगा तो एक ट्राइगोनल स्ट्रक्चर तो बनाएगा, यहाँ पे एक ट्राइगोनल स्ट्रक्चर तो बनाएगा। इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा कितना होगा, 120 होगा। कितना होगा, 120 होगा। दिख रहा है ना यहाँ पे 120 होगा। यहाँ पे जरा हम इसको बनाएं, यहाँ पे इसको ऐसे बनाएं अगर हम लोग ऐसे, तो यहाँ पे एक बनना है ना, यहाँ पे पूरा, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है ये कितना हो जाएगा, 120 का हो जाएगा। अगर हम लोग CH4 की बात करें, मेथेन की, तो यहाँ पे आपके बीच में हो जाएगा कार्बन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। और इनके बीच में जो यही वाला बॉन्ड होगा कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का हो जाएगा। 109 डिग्री 28 मिनट का हो जाएगा। बोला है कि नहीं है? तो हम लोग साफ साफ कह सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास जब बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर की बात होगी, हाइब्रिडाइजेशन की बात होगी, कि यहाँ पे sp2 होगा, sp होगा, sp2 होगा, sp3 होगा। कार्बन केवल 3 ही प्रकार का बॉन्ड दिखा पाता है। जो कार्बन होता है केवल 3 ही प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन दिखा पाता है। इतना क्लियर है ना? अच्छा, एक बात और, आप फटाफट कोई एग्जांपल बता दें। आपको एग्जांपल करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे काम करते हैं। थोड़ा सा मेरा इरेज करने वाला मतलब पता नहीं कहाँ गिर गया, मिल ही नहीं रहा है। चलो ठीक है, हाथ से करते हैं। अच्छा, एक बात और, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या है? इसके अंदर 3 चीज़ बताओ जरा मुझे। पहले ये है क्या? ये है क्या भाई? कार्बन कार्बन के बीच कार्बन कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है। जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो ये हो जाता है एल्केन। नाम लिखेंगे तो मेथेन एथेन होता है। इसका नाम क्या? एथेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक। अगर हम बात करें कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अगर मैं तुमसे ये कहूँ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो समझो यहाँ पे बेटा, हाइब्रिडाइजेशन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है मतलब sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हो जाएगा। अगर मैं तुमसे कहूँ इसका स्ट्रक्चर बताओ, तो सर जी बहुत सिंपल है, आप इसको जरा ओपन कर दो। 2 कार्बन थे, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो। अगर sp3 है तो कैसा हो जाएगा स्ट्रक्चर? टेट्राहेड्रल हो जाएगा। क्या? टेट्राहेड्रल हो जाएगा ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे होता है जरा समझो आप। ऐसे तो होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, अभी पीछे पढ़ा आपने। एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो। सिंपल है। ये बन गया कि नहीं बन गया? सर जी इसमें टेट्राहेड्रल कहाँ दिख रहा है मुझे? तो टेट्राहेड्रल दिखा दो इसके रिस्पेक्ट में। एक ऐसे से दिखा दो, एक ऐसे से दिखा दो, एक ऐसे दिखा दो। ऐसे देखो यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल बना कि नहीं बना? ये पूरा एक देखो, ये टेट्राहेड्रल बनना है कि नहीं बनना है? हाँ दिख तो रहा है सर जी, ठीक ना। एक और दिखा दो बहुकाल से थोड़ा सा, इसको ऐसे 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 दिखा दो, ऐसे ऐसे। ये बन गया आपका एक अच्छा खासा टेट्राहेड्रल। अब इनके बीच में ये वाला जो बॉन्ड होता है कितना होता है? 109 डिग्री करो बेटा यहाँ पे 28 मिनट। ठीक, 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड हो गया। अच्छा, ये जो बॉन्ड बना है ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। हिंदी में भी इसको सिग्मा ही कहते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड है। ये सिग्मा बॉन्ड किसके किसके बीच में बना है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बना है। कितने बॉन्ड ऐसे हैं सिग्मा बॉन्ड जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बने हैं? तो गिन लो, एक यहाँ पे, 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 3 3 6, यानी 6 CH बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है। और ये बॉन्ड कौन सा है? इसमें सिग्मा बॉन्ड है। 6 बॉन्ड ऐसे हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हैं, और एक बॉन्ड ऐसे क्या हो रहा है, क्या बता रहा है कुछ? हाँ, एक बॉन्ड ऐसा है जो कार्बन कार्बन के बीच में, ये भी आपका एक सिग्मा बॉन्ड ही है। ठीक है ना। तो ये एक बॉन्ड ऐसा है जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है। ठीक है ना। तो इतना हो गया। अगर हम लोग बात करें टोटल मिला के कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल मिला के 7 सिग्मा बॉन्ड है। अभी आपके पास क्या करेंगे, क्वेश्चन कई सारे दे देंगे जो आपको ये कलेक्ट करना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड इस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है ना। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा, उसको करिएगा। अब आगे जो टॉपिक आएगा वो इंडक्टिव इफेक्ट का आएगा, और उससे पहले फॉर इंडक्टिव इफेक्ट बाद में आएगा। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सेकंड पार्ट जो आएगा आगे कल परसों तक आ जाएगा आपके, मतलब अपलोड कर देंगे, कोशिश करेंगे अपलोड करने का। तो वहाँ आपको ये बताया जाएगा कि बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है।
ठीक, आज हम लोगों ने कार्बन के बारे में समझा कि कार्बन क्या होता है, कब टेट्राहेड्रल होता है, कब वो स्प्लिट मतलब लीनियर होता है, कब ट्राइगोनल होता है। आगे जो टॉपिक रहेगी वहाँ पे हम आपको ये बताएंगे कि कार्बन के बीच में अगर आपके पास GOC आएगा तो वहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि कैसे बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड को ब्रेक करना सिखा दिया जाएगा। फिर उसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे धीरे धीरे, इंडक्टिव, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री विद फन। मेरा नाम है दीपक मिश्रा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।